सही। फर्स्ट हम लोग पहले वो देख लेते हैं, कल जो जो इश्यूज में सुनने में आए हम लोग वो पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइल क्रिएशन। फाइल क्रिएशन के लिए अगर बाय डिफॉल्ट आप लोग के सिस्टम होंगे तो वो उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा फाइल का नाम। तो जब मैं फाइल क्रिएट करने जा रहा था तो मैं न्यू करके यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहा था। मैं फोल्डर कोई और नहीं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैंने लिख दिया माई फाइल। ये बन गया, मगर मैं माई फाइल लिखूंगा और माई फाइल के आगे डॉट एच टी एम एल भी लिख दूंगा, ये टेक्स्ट की फाइल ही रहेगी। इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ व्यू में जाके फाइल नेम एक्सटेंशंस पे चेक लगा दें, तो उससे क्या होगा, फाइल का एक्सटेंशन भी आ रहा होगा। असल में हमें ये एक्सटेंशन अपडेट करना है। अब हम इसे ओपन भी करेंगे तो ये ऐसे ही खुलेगी। हमें ये जो एंड के अंदर टी एक्स टी है, इस एक्सटेंशन को अपडेट करना होता है। इस एक्सटेंशन को मैं चेंज करके सिर्फ ये डॉट एच टी एम एल, अब ये एच टी एम एल की फाइल बन जाएगी। तो डिफरेंस ये आता है कि एंड में क्या लिखा हुआ है, जब तक वो हिडन होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ तो एक दफा फिर बता दो। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग विंडोज के अंदर खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन आगे लिखे हुए नहीं आ रहे होते हैं। सही है। यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। तो मैं जब भी फाइल क्रिएट करता हूँ तो यहाँ सिर्फ नाम लिखा हुआ आ रहा है बस, अभी यहाँ फाइल का एक्सटेंशन लिखा हुआ नहीं आ रहा। फाइल का एक्सटेंशन ये होता है कि फाइल की वो टाइप बताता है कि इस फाइल की टाइप क्या है। तो मैं इस फाइल का नाम कुछ भी रख दूँ, मैं HTML भी लिख दूंगा और आगे डॉट HTML भी डाल दूंगा, ये अभी भी उसको टेक्स्ट की फाइल ही समझ रहा है। उसका रीजन ये है कि जब मैं एक्सटेंशन यहाँ से ओपन डिस्प्ले करता हूँ, ये व्यू में जाके ये फाइल नेम एक्सटेंशन ये टॉप के ऊपर आ रहा होता है, होम शेयर व्यू। विंडोज 8 10 के अंदर ऐसा आ रहा होता है। तो फाइल नेम एक्सटेंशंस में जब मैं चेक कर देता हूं तो ये आगे मुझे एक्सटेंशन दिखाना शुरू हो जाता है हर फाइल का। तो हम अपनी फाइल पे आगे देखेंगे तो आगे HTML तो हमने जो लिखा है वो तो आ रहा है, मगर आगे TXT भी लिखा हुआ आ रहा है। तो वो जो हमारा HTML जो लिखा हुआ है वो इग्नोर्ड हो जाता है और लास्ट की जो भी एक्सटेंशन होता है वो रीड किया जाता है। तो इस वजह से हमारी ये फाइल HTML ही रहेगी, टेक्स्ट ही रहेगी, ये HTML की फाइल नहीं बनेगी। इसके लिए हमें एंड से ये डॉट TXT हटाना है। तो फाइल नेम जो भी हो वो हम रख लें, उसके बाद जो डॉट एंड में जो भी डॉट है उसके अंदर हमें डॉट HTML लगाना है, तो ये HTML की फाइल बनेगी। वरना ये हमारी टेक्स्ट की फाइल ही रहेगी। तो ये जो एंड में एक्सटेंशन होता है ये हमें बताता है कि क्या है, और ये एक्सटेंशन ओपन करने का तरीका हमारे पास यहाँ से होता है। विंडोज के अंदर ऐसा होता है, विंडोज 10 और 8 के अंदर, वरना प्रॉपर्टीज में जाकर, एक मिनट, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके भी फिर हो सकता होगा, ये तरीका भी चेक कर लेता एक्चुअली हाँ मैंने हो किया गया, ना, ये समझ आ गया। मेरे पास ना हाँ एक्सप्लोरर का वो आ रहा है, हो गया, पहचान ये बना सही हुआ है है। फिर। हूँ। हो गया। मेरे पास ना एक क्रोम वाला सिंबल नहीं आ रहा, मेरे पास एक्सप्लोरर, हाँ, इंटरनेट वो एक्सप्लोरर जो वाला भी आ रहा है ब्राउजर वो। हमारे पास डिफॉल्ट होगा ना, यहाँ पे हमारे हाँ कंप्यूटर में जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसका आइकन आ रहा होगा, आइकन पे नहीं जाए। हाँ हाँ हाँ। आइकन किसी का भी आ सकता है। सही। ठीक है। सही, थैंक यू। मगर मैटर करता है कि हमारी एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे चेक कर रहा था, अगर विंडोज 7 या XP पे काम कर रहे हैं तो ये TXT यहाँ से लगा के अगर मैं HTML करता हूँ तो ये बनता है। हाँ, इससे भी हो जाएगा यानी कि। सही। तो अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल बनाऊं, माई HTML सपोज मैंने बना दी, और यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन नजर नहीं आ रहे या मुझे ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे HTML कर दूँ इसको। मैं अभी यहाँ से भी नहीं किया, अभी तो कर दिया था। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे ही करने का तरीका वही है हमारे पास। तो व्यू करके फाइल नेम और एक्सटेंशन, इधर से अच्छा हमारे एक पास आ बात जाएगा और एक्सटेंशन। बताना जी। कि ये फाइल बन गई, ठीक है, इसके बाद इसको हम जो इसके अंदर जो भी हम कर रहे थे, टैग्स वगैरह जो भी हम इसकी डिस्क्रिप्शन अंदर डाल रहे थे, हम्म। वो हमने किधर से हमने खोली थी? अलग से नोटपैड खोलेंगे या हाँ, क्या करा था? वो मैं यही भूल गई ओपन बीच में। विथ नोटपैड करते हैं। ओके ओके ओके, सही है। ओपन, क्योंकि ठीक है। इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा, क्योंकि अब ये HTML की फाइल बन चुकी है, तो वो हमेशा ब्राउजर पे ओपन करेगा आपको, क्योंकि कंप्यूटर का सही है, स्ट्रक्चर ठीक है। ऐसा हुआ हुआ है। तो हाँ इसे हाँ हाँ। ओपन विथ करके अगर यहाँ पे ना आ रहा हो, चूज अनदर ऐप कर दें, नोटपैड करके, सही। तो ये नोटपैड पे कर ठीक दें, है। नोटपैड के ऊपर हमारे पास इसका टेक्स्ट पूरा नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सही है। और कोई क्वेश्चन?
बस यही एक चीज समझ में नहीं आ रही थी मुझे, आगे का तो सब आ गया था। सही है। उ- उसके अलावा अगर आप लोगों के पास सबके पास ही सिस्टम्स अवेलेबल हैं तो एक हम लोग कोड एडिटर डाउनलोड कर लें। कोड एडिटर क्या होता है, जैसे हम लोग ये नोट पैड के ऊपर अभी हम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, हमने लिख लिया, हमें हर एक चीज़ मैच करनी पड़ रही है। तो इससे बेहतर होता है ये तो हम नोट पैड को एज ए एडिटर यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर। ऐसे ही हमारे पास नोट पैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो भी है, मगर इसके लिए बेस्ट जो कोड एडिटर है वो VS कोड है। अगर आप लोग गूगल करें VS कोड, ये हमारा बेस्ट कोड एडिटर है। इसमें दुनिया की हर लैंग्वेज को हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, हर लैंग्वेज के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। और हमें इन दी एंड इस पे जाना पड़ेगा, जब हम लोग आगे फ्रेमवर्क्स पे काम करने जाएंगे तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोगों को ओवरऑल बहुत आसानी पड़ जाएगी। तो इसको सिर्फ डाउनलोड कर लें, इसका सेटअप भी सिंपल सा है, नेक्स्ट 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 कर दें सब कुछ। डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आई गेस 500 समथिंग MB का ये इसका सेटअप होगा। ये लिंक खोलेंगे, यहाँ डाउनलोड का बटन आ रहा है, उसके ऊपर विंडोज वाले सबके पास आई गेस विंडोज ही हो गई, तो विंडोज वाले पे क्लिक कर दें तो डाउनलोड करेगा। और जब ये डाउनलोड हो जाए इसका सेटअप रन रन नेक्स्ट 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 करके सेटअप चला लें। जब ये रन हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड, मैं बार बार इसको बोलूंगा मगर इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसके ऊपर हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो हम लोग अभी चीजें कर रहे हैं, हम लोग पीछे जाकर अपने फोल्डर के अंदर सारा काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ओपन मैंने फोल्डर कर दिया, ओपन फोल्डर करके मैंने अपना यहाँ पे फोल्डर डिफाइन कर दिया, जिस फोल्डर के अंदर मुझे अपने कोड लिखना है या जहां पर भी मुझे अपना डिफाइन करना है, मैंने एक कोड फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। सही है। अब उस फोल्डर की इतनी भी फाइल्स आ रही होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब मुझे इस फोल्डर में कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, मैंने ये फाइल क्रिएट करने का क्लिक किया, मैंने फाइल का नाम दे दिया माई फाइल, ठीक है, .html यहाँ बता दिया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर देगा, मुझे वो एक्सटेंशन वगैरह करके वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं HTML जो भी लिखता हूँ तो मेरे लिए एक तो ये इंटेलिजेंस देगा। इंटेलिजेंस क्या है, जब भी मैं टैग लिखने आता तो ये यहाँ पे ऑप्शंस मुझे पहले से बता रहा होगा कि हम लोग ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ये टाइप कर लो। तो जैसे मैंने HTML किया तो ये ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। उसके बाद कल जो मैंने इंडेंटेशन का बताया था, इंडेंटेशन भी इसके अंदर इजीली हो जाती है। तो इस सही से हमें कोड समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर VS कोड कर रहे हैं बेस्ट है, VS कोड अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो फिर नोटपैड प्लस प्लस कर दें। नोटपैड प्लस प्लस भी काइंड ऑफ ऐसा ही है। तो मगर नोटपैड प्लस प्लस के अंदर हमें वही होगा कि हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी पहले पीछे आके, फिर वो फाइल यहाँ आके ओपन करनी पड़ेगी, और फिर उसके अंदर यहीं पे एडिशन मुझे जो भी करनी है। ये फाइल मैंने ओपन कर लिया, अब मुझे यहाँ जो भी कोड लिखना है मैं वो कोड लिखता रहूंगा और मैं व्यू करता रहूंगा। मगर बेस्ट ऑप्शन ये है कि VS कोड कर लिया जाए, जिसमें बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए कोड करना। VS कोड मैं कर रही हूँ, उसने VS कोड यूजर सेटअप .exe करके कुछ किया है। अब आगे उसको रन करने के लिए कह रहा है, रन कर दूं? हाँ, कुछ 500-600 MB का सेटअप है। पता नहीं, अभी ये तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। इसको मैं राइट क्लिक करके, नहीं वो भी नहीं आ रही है, properties भी नहीं नजर आ रहा। चले, वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 10-15 मिनट इंस्टॉलेशन के अंदर। तो वो जब तक अच्छा, इंस्टॉल हो रहा है। 63 MB कह रहा है, क्या 63 MB। VS कोड? हाँ, VS कोड यूजर सेटअप .exe, ये वाली फाइल 73 MB, सॉरी 73 MB। 76 MB, हाँ सही है, हाँ यही करना है। छोटा शायद ये ऑफलाइन डाउनलोड करे। चल खैर है, तो बस इसको इंस्टॉलेशन पे लगा के छोड़ दें और सबसे बेस्ट कोड इसके अंदर एडिट हो जाएगा और बहुत आसानी हो जाएगी इसके अंदर हमें कोड करने में। तो बस इस पे काम करने का तरीका ये है, हमने यहाँ पे जाके फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, जिस फोल्डर के अंदर हमें काम करना है मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर मुझे फर्दर फोल्डर बनाने, फर्दर फोल्डर भी यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे इनर फोल्डर मैंने यहाँ बना दिया,
और इसके अंदर मुझे कोई HTML की फाइल रखनी है तो मैं यहाँ रख दूंगा। सही है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स नजर आ रही हैं और यहाँ पे सामने जो भी फाइल मैं खोलता रहूंगा वो कोड मुझे यहाँ नजर आता रहेगा। सही, ये क्लियर है? मैं इसी के ऊपर अब कोडिंग स्टार्ट करूँ अपनी सारी, या मैं नोटपैड पे रखूँ अभी? अभी तो तुमने नई फाइल बनाई, उसमें पहले से क्या चीजें लिखी हुई आ रही हैं? ये फर्स्ट, अच्छा ये तुमने मैंने कल की लिखा है, फाइल सेव करी हुई है? कल की फाइल नहीं, के वाला फोल्डर ही मैंने ओपन फर्स्ट कर लिया यहाँ ट्यूटोरियल पर। वाली। हाँ, ये वो फर्स्ट कल वाला ही ये है। कल का है, हाँ सही। अगर हमें इसी पे काम करना है तो फिर इसी पे कंटिन्यू करो फिर। हाँ, इस पे आप लोग बस इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा मसला होगा, और एक दो बार यूज कर लेंगे उसके बाद इससे ज्यादा इजी कोई भी हाँ एडिटर हाँ नहीं है। मैं अपनी सही। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज करता हूँ, और ये लाइट वेट भी है कंपैरेटिवली दूसरे के। नोटपैड प्लस प्लस से तो हैवी है, मगर ओवरऑल बहुत लाइट वेट है ये। ठीक है। सही है। तो और फिर एक गूगल क्लासरूम की चीज़ थी। गूगल क्लासरूम के लिए जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ। ये गूगल क्लासरूम का लिंक डायरेक्ट ओपन कर लें। ये ओपन करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा जो आपका जीमेल का है। जीमेल का मैं ये डाल देता हूँ। सही, यूजर नेम पासवर्ड आपने यहाँ से डाल दिया, और वेरिफिकेशन अगर ऑन की हुई तो वेरिफिकेशन आ जाएगी। फिर ये आ जाएगा, ये स्क्रीन आ जाएगी। उस पर पूछेगा ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास पे क्लिक कर देंगे तो आप ये क्लास ज्वाइन कर लेंगे और क्लास की सारी चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और क्लास के अंदर हमारे पास कल जो वीडियोस हैं मैंने वहीं पे अपलोड कर दी थी, तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगी सारी चीज़ें, जैसे फेसबुक के अंदर होती है। हमारे पास वीडियोस मैंने ये अपलोड की हुई हैं, वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग के पास, यहीं कमेंट में डाल सकते हैं या फर्दर अलग से भी डाल सकते हैं, एज अ पोस्ट बना के भी डाल सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर है तो उसके अंदर ही डाल दें। सही है। और क्या कहते हैं, अगर एंड्रॉयड फोन हैं तो एंड्रॉयड फोन के अंदर हमारे पास क्लासरूम की ऐप भी है। तो ये ऐप भी डाउनलोड करके डायरेक्ट लॉगिन करके देख सकते हैं, तो ऐप के थ्रू हो जाएगा, आपको बार बार ब्राउजर खोलना नहीं पड़ेगा, मोबाइल पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो अगर ये ऐप कर लें तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोग को। सही। तो कल यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ूंगा। हाँ कल हमने, गुड़िया की क्लासरूम नहीं हो रही थी ना लॉगिन? हाँ, हो गई गुड़िया जी थी। आपकी हो गई है? क्या कहा? क्लासरूम आपकी हो गई? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं कल भी ना चली गई थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन मैं बस कोशिश में लगी हूँ। तो मेरे वो, लिए मुश्किल 4:30 बजे मेरी एक क्लास खत्म होती है, 5 बजे की तुम्हारी शुरू होती है। इस वक्त मुझे किचन में जाना होता है, तो मैं बस कर रही हूँ, जो हो सकता है वो कर रही हूँ। तो मुझसे बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं कुछ कर लूंगी, लेकिन बस लगी हुई हूँ मैं। नहीं तो फिर मैं ये करती हूँ, मैं वो खोलती हूँ W3 स्कूल, क्या है वो, जी जी। और फिर उधर से बहुत हिंट लेके और इस तरीके से करा है मैंने। मुझे पता है नहीं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैनेज करना। ये जो तो मैं, क्लासरूम है, क्लासरूम का हाँ, अगर आप ज्वाइन कर लें तो इधर पूरी वीडियो हमारी रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी, तो जब भी अच्छा आपको टाइम मिले आप जाके कैसे? यहाँ पे देख लें। अभी तुम पढ़ाओ, मैं बाद में तुम लोगों से पूछ लूंगी। चलें, ठीक है। ठीक है। सही है। मेरे पास बस ये 2-3 घंटे तो होते हैं पूरे दिन, तो वो हाँ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा मैनेज करना। लेकिन बहरहाल तुम पढ़ाना शुरू करो, मैं तो बोलती रहती हूँ। सही। मैं अब इसके अंदर हमारे पास यही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोगों ने कल टैग्स देख लिए थे,
टैग्स के बाद हमने उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं जो हमारे पास कंट्रोल प्रोवाइडेड होते हैं HTML के साथ। ये आईडी वाले एट्रीब्यूट हम लोग खुद ही ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जाके यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अब हम लोगों ने टैग्स, तो टैग सिंगल सिंगल टैग तो हमने कल यूज कर लिए थे, मगर टैग विद इन अ टैग हमने यूज नहीं किया था। जैसे नॉर्मल मेरे पास टैग्स होता है, अभी मैं इसको, इसमें एक और चीज होती है, एक मैं बता देता हूँ कि हमारे पास होता है कोड, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कुछ भी एडिटर टाइप हो, उसके अंदर हमारे पास होता है कमेंट्स। कमेंट्स की चीज ये होती है, वो हमें ये बताती है कि कोई कोड है, अगर वो मुझे फॉर द टाइम बिंग रिमूव करना है तो मैं उसे कमेंट कर दूं। अब कमेंट करने का तरीका ये है कि मैंने ये लेस देन साइन, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश डैश लगाए, ये ओपन किया और ये क्लोज किया। अब जो मेरे इसके अंदर का जो भी काम होगा ना, वो मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और अपनी HTML की फाइल ओपन करूं, ये मेरे पास आ रहा है, क्लिक हेयर का बटन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर एक। सही है। अब मैं, ये क्लिक हेयर का बटन है, अगर मैं इसको यहाँ कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, इससे होता है अगर हम लोग खुद से टाइप कर दें, वरना मेरे पास इसके अंदर ये क्लोज ऑटोमेटिक दे देगा। इसको मैंने यहाँ से उठाया, इसको यहाँ पे डाल दिया। हमारे पास VS कोड के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं काम करने के लिए। जैसे कि ये जो मेरे कमेंट करने का तरीका है, कमेंट करने का तरीका ये है कि मैं जो भी सेक्शन को मुझे कमेंट करना है, मैंने उसको ऐसे सेलेक्ट किया और Ctrl+K+C तीनों को साथ दबा दिया, तो ये मेरा कोड कमेंट हो जाएगा। तो मुझे ये टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर देगा। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे जो क्लिक हेयर का बटन है ये गायब हो जाएगा। मेरे कोड में तो नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, मगर ये क्योंकि कमेंट हुआ हुआ है, कमेंट हुई हुई कोई भी चीज होती है वो हमारे कोड में नजर नहीं आती। तो कमेंट के अंदर मैं कुछ ऐसा कोड भी रख सकता हूँ जो मुझे फॉर द टाइम बिंग मुझे नहीं चाहिए। कमेंट में मैं अपने वो चीजें बता सकता हूँ कि मैं अपने कोड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ डाल दी बुलेट एंड नंबर लेस, कि कोई भी बंदा आए, दूसरा बंदा आए, वो मेरी कोड को समझना चाह रहा है, तो मैं कोड के अंदर ऐसे कमेंट्स डाल देता हूँ कि, और ये कोड के ऊपर डाले जाते हैं। एक स्टैंडर्ड है तरीका कि कोड के ऊपर मैं ऐसे कमेंट्स डाल दूं जो मेरे नीचे की चीज को डिफाइन कर रहे हो। तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा कोड लिख रहे होते हैं, हमें याद नहीं रहता, तो हम ऐसे कमेंट्स डाल देते हैं जिससे हमें याद आ जाए कि नीचे का कोड क्या चीज कर रहा है। तो ऐसे हम कमेंट्स डाल दें तो वो कमेंट्स हमारे पेज पे विजिबल नहीं होंगे, बट वो हमारी फाइल के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। हमें इससे ये आसिफ, फायदा तुम होता है। कोड लिख रहे हो, उसके बाद तुम उसको सेव कर रहे हो, और फोल्डर में जो तुम्हारी HTML की फाइल खुली हुई है तुम उसको खोल रहे हो, तो वो ब्राउजर में तुम्हें रिजल्ट दिखा रहा है। हाँ, मैंने अपनी इसमें HTML की बराबर में फाइल रन नहीं ओपन होगा। करी हुई है। हाँ, बराबर में रन नहीं होगा, मैंने HTML की फाइल अपनी ओपन की हुई है। ठीक है, ब्राउजर में वो बार बार फोल्डर में नहीं आ रहा। मैं यहाँ कोई भी चेंज परफॉर्म करूंगा, सेव करूंगा, और यहाँ पे जैसी पेज रिफ्रेश करूंगा वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट चीज उठा लेगा। सही। सही है। बार बार जाके मैंने एक फाइल एक बार ओपन करके रख दी, तो वो ये पाथ खुला हुआ है। अब ये पाथ खुला हुआ है, इस पाथ को मैं दोबारा ओपन रिफ्रेश कर रहा हूँ अगर पेज को, तो वो क्या करेगा, वो इस फाइल पे जो भी कोड है वो दोबारा से पूरा डाउनलोड कर लेता है। तो यहाँ कोई भी चेंज मैं करता हूँ, जैसे कि मैं ये अपना बटन वापस लेकर आ गया और मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ ब्राउजर में गया, मैंने सिर्फ रिफ्रेश किया, F5 दबाया, तो उससे ये ऑटोमेटिकली बटन पीछे आ गया। मैं बार बार फाइल ओपन करने की मुझे जरूरत नहीं है इसके अंदर। सही। सही है। तो ये मेरे पास कोड कमेंट्स का तरीका आ गया। ठीक है। उसके बाद अभी कल जो हमने एक इमेज पिक करी थी, ये मेरे पास ये इमेज थी जो मैंने नेट से पिक करी थी इमेज। सही है। मैं चाह रहा हूं कि मेरे कंप्यूटर में ही कोई इमेज हो जो कि मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। सही है। उसके लिए क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ये फोल्डर है, ये मैंने अभी पूरा फोल्डर ओपन किया हुआ है अपना। इस फोल्डर में जाके मैं एक पिक्चर प्लेस कर देता हूँ। पिक्चर्स मेरे पास होंगी,
मैं नेट से डाउनलोड कर काशी देता हूँ एक डेस्कटॉप पिक्चर। डेस्कटॉप तुमने खोला था ना, उसमें ग्रीन कलर की इमेज रखी हुई है मेरी, वो ले लो। डेस्कटॉप। सही है, ये मैंने इमेज उठाई और अपना जो भी मेरा फोल्डर था जिसके अंदर मैं अपने HTML की फाइल लिख रहा हूँ, पूरा कोड लिख रहा हूँ, उधर जाके मैंने ये इमेज पेस्ट कर दी। अब जब मैं अपने VS कोड के अंदर जाऊंगा तो ये इमेज यहाँ पे भी मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी ये वाली इमेज यहाँ दिखाऊं। ये वाली इमेज दिखाने का यहाँ तरीका ये है, सोर्स मैंने वही रखी हुई है, ठीक है, पूरा का पूरा मेरा कोड वही है, मुझे कुछ नहीं करना, बस असल में मुझे सोर्स अपडेट करनी है कि इमेज कहाँ से पिक हो रही है। तो सोर्स अपडेट करने के मैंने यहाँ से ये इमेज, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इमेज मुझे नजर भी आ जाएगी। मैंने सिर्फ इमेज का नाम पिक किया और यहाँ पे जाके डाल दिया। सही है। अब जब मैं अपना ब्राउजर ओपन करूंगा तो वो इमेज वहां से पिक हो गई। अब ये नेट से पिक नहीं कर रहा, ये लोकल जगह है, वहां से मुझे इमेज ये सेलेक्ट करके दे रहा है। अब एक स्टैंडर्ड हमारा तरीका होता है कि हमारी जितनी भी ऐसी इमेजेस होती हैं हम एक फोल्डर के अंदर रखते हैं जिसका नाम एसेट्स होता है। तो मैं एक एसेट्स का फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाके ये इमेज यहाँ अंदर डाल देता हूँ, मूव कर दी मैंने, यहीं पे मूव कर दी, ठीक है। पीछे बाहर जाके भी मैं कर सकता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर से भी ये काम कर सकता हूँ, यहाँ पे एसेट का फोल्डर बन गया है। मैं यहाँ के न्यू करके फोल्डर भी बना सकता हूँ और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहीं से डायरेक्ट करने में आसानी है, बार बार आपको स्क्रीन स्विच करनी नहीं पड़ती। अब जब मैंने यहाँ पे डाल दी ना तो अब ये इमेज नजर नहीं आएगी, अब ये इमेज नजर नहीं आ रही। अब ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है और एरर पर ये देखें ये वो वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज अ ब्लैक बैकग्राउंड इमेज, जो कि कल मैं बता रहा था कि अगर इमेज किसी वजह से अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह एक टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाता है, और ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उनके लिए ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि मैंने इमेज को फोल्डर पे नहीं इसी हायरार्की में रखा हुआ था तो उसे यहीं पे मिल गया था। जब मुझे किसी फोल्डर के अंदर चले जाता है तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है डॉट करके, जब मैं यहाँ पे करूंगा डॉट दबाया मैंने और फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद उसने यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर दिखाना शुरू कर दिया। इससे क्या हो रहा है, जब मैंने डॉट स्लैश किया तो वो मेरे फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में मैं करंटली खड़ा हुआ हूँ उधर की जो भी चीज अवेलेबल है वो सारी दिखाना शुरू कर देगा। एसेट्स आ गया, मैंने एसेट्स पे क्लिक कर दिया, फिर उसने इंटेलिजेंस के अंदर ही मुझे इमेज का नाम भी दिखा दिया, मुझे इमेज पर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एसेट्स के फोल्डर के अंदर एक इमेज अवेलेबल है, मैं उस इमेज को पिक कर रहा हूँ। तो अब मैं जाके रिफ्रेश करूंगा, मेरी इमेज आ गई। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हमारी ऐसी जो भी इमेज टाइप की फाइल्स होती हैं या कंटेंट फाइल्स होती हैं वो सारी मैं एक एसेट के फोल्डर में रखता हूँ। मेरी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, मैं सारी फाइल्स यहीं पे डाल सकता हूँ अपनी, या उनको ग्रुप भी कर सकता हूँ। जैसे मेरी लोगो की फाइल्स हैं तो लोगो का फोल्डर मैंने इसके अंदर फर्दर बनाकर, अगर मैं इसके अंदर एक फर्दर फोल्डर बनाता हूँ, जैसे मैं सपोज लोगो का बना लेता हूँ और ये फाइल लोगो के अंदर जाके डाल देता हूँ, तो अब सेम वही जब मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, स्लैश लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ इंटेलिजेंस में बताना शुरू कर देगा कि इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। एसेट्स फोल्डर में लोगो अवेलेबल है, लोगो के अंदर क्या अवेलेबल, ये इमेज अवेलेबल है। तो यहाँ इंटेलिजेंस का हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है कि हमें, जैसे मैं कल बताया था कि हमें कोड बहुत सारा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हमें ऐसे इंटेलिजेंस के थ्रू अवेलेबल हो जाता है कोड। तो ये इमेज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। सही है, एक ये हो गया। HTML के अंदर कुछ टैग्स को HTML के और हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट पॉपुलरली हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। हमारी जो क्लास है वो 10 मिनट बाद हमारे सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। एक हमारे पास होता है एंकर का टैग। एंकर का टैग हमारे पास क्या करता है कि कोई भी एक लिंक होता है, मुझे उस लिंक पे रीडायरेक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं जाऊं, ये मेरे पास ये राइट पे ये लिंक्स आ रहे हैं जिनके ऊपर मैं हवर करता हूं तो ये अंडरलाइन बना हुआ आता है, जो हाइपर लिंक भी कहलाते हैं। तो हाइपर लिंक्स कैसे बनेंगे, अब मैं अपनी HTML की फाइल के अंदर हाइपर लिंक्स बनाने का तरीका है कि एंकर टैग लगता है। एंकर टैग स्टार्ट होता है ए से, ये ए से मैंने एंकर टैग स्टार्ट कर दिया, ये मेरा एंकर टैग बन गया। सही है। अब एंकर टैग तो मैंने बना दिया, अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे किस वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं। ठीक है, अगर मैं अभी अपने पास जाऊं, अपने स्क्रीन पे जाऊं, तो मुझे यहाँ भी कुछ भी अपडेट नजर नहीं आ रहा। एंकर टैग है मगर एंकर टैग एम्प्टी है।
सबसे पहले मैं उसे बता देता हूँ एंकर टैग, ये ओपन क्लोज के बीच के अंदर मैं टैग्स बता देता हूँ कि किस चीज के ऊपर वो क्लिक करेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लिक हेयर टू नेविगेट, मैंने यहाँ ये बता दिया, ठीक है। तो जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये क्लिक हेयर टू नेविगेट लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, मगर इसके ऊपर क्लिक करने पे कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी तक इसको बताया नहीं है कि इसके क्लिक के ऊपर होना क्या है। तो अब मैं जाकर यहाँ पे एंकर टैग के अंदर इसका एट्रीब्यूट होता है, जैसे हमने कल इमेज का एक एट्रीब्यूट देखा था सोर्स कि इमेज कहाँ से पिक करनी है, वैसे ही इसका एक एट्रीब्यूट होता है href। href के अंदर आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक बता दें जिस वेबसाइट पे आपको नेविगेट करना है। तो मैं यहाँ पे www.google.com लगा देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं अपना पेज रिफ्रेश करूँ तो अब देखें ये ब्लू कलर का, इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा और इसके अंदर लाइन आ जाएगी। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे google.com पे ले आने की कोशिश करेगा, मगर इसके अंदर भी मसला आएगा। खैर ये मैं डिस्कस करूंगा। अभी तो ये हमारा हाइपर लिंक बन गया। अब एक यहाँ पे हमारे ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास मल्टीपल HTML फाइल्स हो जिसके अंदर मैं अपना कोड लिख रहा हूँ। जैसे मेरा ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैंने एक फाइल, एक यहीं पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ अपनी तुम सेकंड। कितनी तेजी से स्क्रीन चेंज कर रहे हो ना, उतनी तेजी से डिस्प्ले नहीं आ रहा। अच्छा सही है, सेकंड फाइल डॉट HTML मैंने बनाया एक, ठीक है। ये भी मेरी एक HTML की फाइल है, तो इसके अंदर मैं HTML अपनी लिख लेता हूँ, हेड और बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी H1 के अंदर माय सेकंड पेज, सही है। मैं ये चाह रहा हूँ मेरे फर्स्ट, अब यहाँ पे एक और एडवांटेज होता है, ये मैं साथ साथ ये जो VS कोड है इसकी भी मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें। अब मेरे पास ये दो फाइल्स है, मैं दोनों फाइल्स के अंदर मुझे काम करना है साथ साथ। मैं चाह रहा हूँ मेरे फर्स्ट फाइल के ये जो क्लिक है इसके ऊपर ये नेविगेट कर दे ये सेकंड फाइल के ऊपर, मैं ये चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ एडवांटेज होता है कि मैं दोनों फाइल्स का अगर कोड साथ साथ देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए VS कोड में राइट पे आ रहा होता है, ये बुक टाइप का ये आइकन आ रहा होता है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो साइड बाय साइड दोनों फाइल्स का कोड खोल देता है, सही है। तो मेरी ये एक फाइल का कोड यहाँ पे आ रहा है और दूसरी फाइल का कोड मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे साथ साथ दोनों फाइल्स का मैं कोड देख सकता हूँ। इससे मुझे एडवांटेज हो जाता है। अब मेरी सेकंड फाइल है, मुझे सेकंड फाइल पे रीडायरेक्ट करना है, तो मैं यहाँ सेकंड फाइल डॉट HTML लिख देता हूँ, ये सेकंड फाइल डॉट HTML आ गई, सही है। अब मैं अपने ब्राउजर में गया, मैंने पेज रिफ्रेश किया, मैंने क्लिक हेयर पे जब किया तो इसने मुझे माय सेकंड पेज की फाइल ओपन करके दे दी। और लिंक में भी अगर देखें तो लिंक में चेंज हो गया सेकंड फाइल डॉट HTML, सही है। मैं बैक करके अपनी वापस फाइल पे आ जाता हूँ। अब हमारे पास जो मुझे गूगल पे, अगर गूगल या कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है तो www से आशिर, यहाँ क्लिक हेयर से पहले लिखे हैं बाद में लिखे हैं, इससे फर्क पड़ेगा? क्या मतलब क्लिक हेयर से पहले लिखें बाद में लिखें? तुमने href पहले लिखा है ना, सही है। और क्लिक हेयर टू नेविगेट बाद में लिखा है। हम्म, इसको आगे पीछे करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्योंकि क्लिक हेयर जो है ना, अगर क्लिक हेयर को देखें तो क्लिक हेयर मेरे दोनों टैग का ओपनिंग और टैग की क्लोजिंग के बीच में लिखा हुआ है, जबकि जो जो मेरा ये href लिखा हुआ है वो टैग का एट्रीब्यूट है, यानी वो टैग जहां ओपन हुआ है मैंने उसी के साथ लगाया, बल्कि क्लिक हेयर दोनों उसके ओपन और क्लोज के बीच के अंदर मैंने लगाया हुआ है। तो इन दोनों की पोजीशन से फर्क पड़ेगा। मगर मैं एट्रीब्यूट्स आगे पीछे कर दूं मसला नहीं है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये बटन के अंदर मेरे दो एट्रीब्यूट्स थे, एक ये टाइप का एट्रीब्यूट था, ये ID का एट्रीब्यूट था। मैं टाइप का एट्रीब्यूट यहाँ से उठा के यहाँ कर दूं, एट्रीब्यूट्स की पोजीशन आगे पीछे कर दूं, मगर मैं लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। पोजीशन सिर्फ ये है कि हायरार्की सेम है, मगर उनकी आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, मगर लोकेशन से ये हो रहा है कि मैं कहाँ पे उसे टाइप कर रहा हूँ। अगर मैंने ये क्लिक हेयर यहाँ जाके टाइप कर दिया तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा ये क्या चीज है, जबकि ये ये जो सिंपल तुमने टेक्स्ट है। ए लेटर लिखा है, href से पहले जो ए लिखा है, ए का क्या मतलब था? एंकर, एंकर का एट्रीब्यूट होता है। अगर हम ये लोग हाइपर कल लिंक के लिए। हाइपर लिंक के लिए W3 स्कूल ही अगर हम चले जाएं, इसके अंदर टैग लिस्ट,
यार सही। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं सिर्फ href का एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ कि जो यूआरएल है, मैं जिस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ वो यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। सही है। तो अब अगर मैं गूगल पे रिडायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, पेज फ्रेश करके, हाँ अब ये गूगल पे रिडायरेक्ट कर दिया। दोनों में फर्क ये आ रहा है कि गूगल पे रिडायरेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे HTTP लगाना पड़ रहा है। ये अगर आप अपनी गूगल भी ओपन करेंगे, पहले वो ऊपर तो ऐसी गूगल दिखा रहा होगा, मगर गूगल पे जब पीछे जाके देखें तो ये थोड़ा सा ग्रे कलर के अंदर ये HTTPS पूरा आ रहा होगा। तो हमें ये पूरा पाथ लिखना पड़ता है। यहाँ तो नजर नहीं आ रहा होता मुझे पूरा पाथ, मगर जब मैं क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ये पूरा पाथ दिखा रहा होता है। यूजुअली इससे पहले HTTP या HTTPS ये दोनों लिखा होगा, फिर कॉलन और 2 स्लैश। तो जब भी मुझे कोई एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक जब भी मैं हवर करूंगा तो यहाँ जो नीचे देखिएगा, ये लेफ्ट साइड नीचे इस जगह के ऊपर आ रहा होगा कि मैं कौन से पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा था। तो इसने यहाँ पे लिंक डाल दिया कि www.google.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो मुझे किसी भी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना है, मैं यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम डाल सकता हूँ, तो वो उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अगर मुझे W3 स्कूल पे भी करना है, ये है, तो मैं W3 स्कूल का पूरा लिंक यहाँ से कॉपी किया और अपने यहाँ पे href के अंदर डाल दिया। तो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये W3 स्कूल सेव नहीं, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, तो ये W3 स्कूल वाला इसने मुझे लिंक ओपन करके दिया। तो यहाँ पे हमारा जो भी, अगर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट पे हमें रिडायरेक्ट करना है जो हमारी वेबसाइट का पार्ट नहीं है, तो हमने HTTPS कर दिया। मगर अगर वो हमारी वेबसाइट का ही पार्ट है तो सिंपल मैंने उसे बता दिया यहाँ पे HTML फाइल का नाम। ऐसा भी हो सकता है कि वो HTML फाइल मैंने अंदर किसी हायरार्की में रखी हुई है। मैंने एक फोल्डर बनाया नेस्टेड HTML का, ठीक है, और मेरी जो सेकंड फाइल है वो मेरी नेस्टेड HTML के अंदर रखी हुई है सपोज। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये सेकंड HTML पहले ये जो भी नाम मैं लिखूंगा डायरेक्टली अगर लिखता हूँ तो वो अपनी करंट हायरार्की के ऊपर ही सर्च करता है कि इसी का वो सिबलिंग होना चाहिए, मगर वो इसका सिबलिंग नहीं है, वो इसके ग्रैंड या चाइल्ड लेवल के ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए मैं ये सेकंड यहाँ से हटा के, मैं वही जैसे मैंने यहाँ इमेज के लिए काम किया था, डॉट लगा के स्लैश किया, मेरा ये नेस्टेड HTML आ गया, उसके अंदर फिर HTML की फाइल अगर मेरी किसी नेस्टेड फोल्डर के अंदर वो प्लेस हुई है फाइल। तो अब जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो अब भी मुझे वो सेकंड पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ या ना, कुछ भी? नहीं, अभी तक तो नहीं है। अभी होगा जब दोबारा प्रैक्टिस शुरू करूंगी तो फिर पूछूंगी। सही है। हमारा सेशन ये बस एक्सपायर होने वाला है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, रीज्वाइन कर लें आप लोग।